हिंदी अध्याय 406 महान अपन। माइकल के हाथ उत्साह से कांप रहे थे जब उसने महान सम्मन स्क्रॉल उठाया। यह उसके हाथों में भारी लग रहा था, हालांकि इसका वास्तविक वजन 500 ग्राम भी नहीं था। एक पौराणिक आह्वान पत्र, क्या यह सचमुच एक है? माइकल ने अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोकते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। पौराणिक आह्वान स्क्रॉल प्राचीन खंडहरों, दरारों और कलकोठरियों के सबसे कीमती खजानों में गिने जाते थे। इन्हें इन विशिष्ट स्थानों के बाहर भी प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन किसी पौराणिक प्राणी के शव से पौराणिक आह्वान स्क्रॉल मिलने की संभावना नगण्य थी। जिस प्रकार सुपीरियर एग्जिस्टेंस से कभी कभार मिथिक समनिंग स्क्रॉल्स मिलते थे, उसी प्रकार मिथिकल एग्जिस्टेंस से लेजेंडरी समनिंग स्क्रॉल्स मिलते थे, हालांकि ये दुर्लभ ही था। लेकिन माइकल जैसा कोई व्यक्ति 10 लाख समनिंग स्क्रॉल टुकड़ों को मिलाकर लेजेंडरी समनिंग स्क्रॉल प्राप्त कर सकता था। ये कितना अविश्वसनीय था! अगर मैं एक साधारण समनिंग स्क्रॉल से समनिंग स्क्रॉल के टुकड़े निकाल लूं, तो क्या 27,000 साधारण समनिंग स्क्रॉल और 331,200 टुकड़े मिलकर दूसरा पौराणिक स्क्रॉल बना पाएंगे? माइकल के मन में अचानक ये सवाल उठा। उसकी नज़र साधारण स्क्रॉलों के ढेर पर पड़ी और उसकी आंखों में चमक आ गई। इसका पता लगाने का बस एक ही तरीका था। इस प्रकार उसने 10 समनिंग स्क्रॉल पर एक्सट्रैक्शन का उपयोग करके ये पता लगाया कि उसे कितने टुकड़े प्राप्त हुए। दुर्भाग्यवश इस प्रयोग से उन्हें बहुत निराशा हुई। 10 साधारण समनिंग स्क्रॉल पर एक्सट्रैक्शन का प्रयोग करने पर उन्हें केवल 100 समनिंग स्क्रॉल फ्रैगमेंट ही मिले। यह माइकल की उम्मीद से बहुत कम था। एक लेजेंडरी समनिंग स्क्रॉल के बदले 1 लाख समनिंग स्क्रॉल! वाह, यह तो मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। आखिर एक लेजेंडरी समनिंग स्क्रॉल से 5 स्टार समन मिलने की संभावना तो रहती ही है। माइकल ने अभी तक बाजार से खरीदे गए समनिंग स्क्रॉल्स पर एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे सहज रूप से यह एहसास था कि एक्सट्रैक्शन से उतने फ्रैगमेंट्स नहीं मिल पाएंगे जितने उसे मेहनत से हासिल किए गए स्क्रॉल्स से मिलते थे। अगर एक्सट्रैक्शन किसी खरीदे हुए साधारण स्क्रॉल से केवल 5 टुकड़े ही निकाल सकता है, तो इसका मतलब है कि मुझे एक पौराणिक समनिंग स्क्रॉल बनाने के लिए 200,000 स्क्रॉल की आवश्यकता होगी। अगर एक साधारण समनिंग स्क्रॉल की कीमत $5,000 है, तो मुझे $1 अरब खर्च करने पड़ेंगे। यानी ये वास्तव में काफी संभव है। यदि निष्कर्षण की दर अनुमान से काफी कम भी हो, तो भी माइकल को संदेह था कि उसे एक पौराणिक समन स्क्रॉल बनाने के लिए पर्याप्त साधारण स्क्रॉल प्राप्त करने के लिए 10 अरब से अधिक का भुगतान करना पड़ेगा। समस्या बस इतनी थी कि कोई भी दुकान माइकल को इतनी बड़ी संख्या में समनिंग स्क्रॉल्स खरीदने की अनुमति नहीं देती थी। समनिंग स्क्रॉल्स की मांग हमेशा बहुत अधिक रहती थी, इसलिए दुकानों को नियंत्रित किया जाता था ताकि लॉर्ड्स को बहुत अधिक समनिंग स्क्रॉल्स न बेची जा सकें। प्रत्येक लॉर्ड के लिए एक निश्चित मासिक कोटा निर्धारित था, जिसे उनकी सोसाइटी रैंक, टियर और विशेष उपलब्धियों के अनुसार समायोजित किया जाता था। एक टियर 2 लॉर्ड के रूप में, जिसके पास कोई विशेष सोसाइटी रैंक या उपलब्धियां नहीं है, माइकल शायद एक महीने में 50,000 समनिंग स्क्रॉल खरीद सकता था, लेकिन बस इतना ही। इसलिए उसके धन का उपयोग किसी और तरीके से करना कहीं अधिक आसान होगा। वह अभी भी प्रति माह 50,000 समनिंग स्क्रॉल प्राप्त कर सकता है और उन्हें निकालकर धीरे धीरे एक और पौराणिक स्क्रॉल बनाने के लिए आवश्यक टुकड़े जमा कर सकता है, लेकिन यह एक धीमी और कठिन प्रक्रिया होगी। फिर भी ये प्रयास सार्थक होगा। लेकिन वे विचार और कल्पनाएं भविष्य के लिए थीं। फिलहाल उसके पास उपयोग करने के लिए एक पौराणिक स्क्रॉल, 27,040 साधारण स्क्रॉल और 331,200 समनिंग स्क्रॉल फ्रैगमेंट हैं। 330,000 समनिंग स्क्रॉल फ्रैगमेंट को 33 मिथिक स्क्रॉल में मिला दिया गया, जिससे माइकल के पास कुछ 3 स्टार समन करने के पर्याप्त मौके बचे। हालांकि पहले यह बात उसे उत्साहित करती, लेकिन अब माइकल का पूरा ध्यान पौराणिक स्क्रॉल पर केंद्रित हो गया था। भले ही मैं बेहद बदकिस्मत हूं, मुझे मिलने वाला सबसे खराब समन एक 4 स्टार होगा जिसमें एक अनोखी विशेषता होगी, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा, जबकि लिलिका ने उसके अगले विचार को जोर से बोल दिया। बेशक आप उम्मीद करते हैं कि आपको 5 स्टार समन, शायद 6 स्टार समन भी मिल जाए, इसके लिए आप भाग्यशाली होंगे। माइकल को प्रत्येक स्टार रेटिंग की संभावना के बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं था, लेकिन उसने किसी के बारे में अफवाहें सुनी थी कि उसने एक पौराणिक समन स्क्रॉल का उपयोग करके 7 स्टार समन प्राप्त किया था। यह आमतौर पर केवल तभी संभव होता था जब कोई फॉर्चून समन स्क्रॉल का उपयोग करते समय बेहद भाग्यशाली हो। माइकल अपनी किस्मत को भली भांति जानता था और उसे पता था कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। अपनी उत्तेजना और उम्मीदों को और रोक न पाने के कारण माइकल गोदाम से निकलकर समनिंग गेट की ओर बढ़ गया।
सभी स्क्रॉल उसके भंडार में रखे थे, जबकि पौराणिक स्क्रॉल उसके हाथों में था। वह जोर से कांप रहा था, मानो तुरंत इस्तेमाल होने के लिए बेताब हो। माइकल का यही इरादा था। समनिंग गेट पर पहुंचते ही उसने पौराणिक स्क्रॉल से रूबी की मुहर फाड़ दी। जैसे ही पौराणिक स्क्रॉल खुलने लगा, माइकल की बेचैनी साफ झलक रही थी। अज्ञात शक्तियों की इच्छा से सुनहरा ग्रंथ हवा में ऊपर उठ गया। यह माइकल के चारों ओर घूमता हुआ अपने भीतर लिखी सामग्री को प्रकट कर रहा था। माइकल सुनहरे चर्मपत्र पर लिखे अशुभ काले अक्षरों के बारे में उत्सुक था, लेकिन उसने पौराणिक स्क्रॉल में निहित ज्ञान के अंश को निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन का उपयोग करने का साहस नहीं किया। समनिंग सिद्धांत के बारे में और अधिक जानना दिलचस्प होगा, लेकिन केवल कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पौराणिक स्क्रॉल को संभावित रूप से नष्ट करना उचित नहीं था। जैसे ही माइकल के मन में दृढ़ निश्चय का एक अंश जागा, सुनहरा स्क्रॉल उसके चारों ओर घूमना बंद हो गया। वह जानता था कि इस समय उसे किस प्रकार के आह्वान की सबसे अधिक आवश्यकता है। योद्धाओं, जितने अधिक उच्च श्रेणी के और उत्कृष्ट क्षमता वाले योद्धा होंगे, उतना ही बेहतर होगा। माइकल दृढ़ निश्चय के साथ पौराणिक स्क्रॉल को घूर रहा था। हालांकि जैसे ही पौराणिक स्क्रॉल समनिंग गेट के ऊर्जा कुंड की ओर बढ़ा, माइकल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे डर था कि उसकी बदकिस्मती के कारण पौराणिक स्क्रॉल की महान शक्ति एक गैर लड़ाई वाले 4 स्टार समन में बदल जाएगी, इसलिए उसने समनिंग गेट की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। बेशक वह भी बुरा नहीं होता, लेकिन माइकल यही नहीं चाहता था। आपको 7 स्टार समन तो मिल जाएगा, लेकिन 6 स्टार का क्या होगा? हे भगवान! लियोफार्म अचानक बोल पड़ा। वन कल्पित बोने के लिए ऐसा करना आम बात नहीं थी, लेकिन आमतौर पर शांत रहने वाली फेली के बारे में भी यही कहा जा सकता था। वाह, ये तो कमाल है! वह खुशी से चिल्लाई और उसके बगल में खड़े ओपस को हिला दिया, जिसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। क्या हो रहा था, ये जानने की उत्सुकता में माइकल ने अपनी आंखें खोली। उसने सीधे समनिंग गेट की ओर देखा, जहां 6 चमकीले तारे गेट के ढांचे को रोशन कर रहे थे। 6 स्टार, टियारा ने उसी क्षण उत्साह से कहा। क्या ऐसा हो सकता है? माइकल के दिमाग में यह बात कौंधी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी हथेलियों को आपस में दबाया और दांत भींच लिए, अपनी उत्तेजना को काबू करने की कोशिश करते हुए। किसी भी प्रकार का 6 स्टार समन बहुत अच्छा होगा, लेकिन माइकल को उम्मीद थी कि उसकी किस्मत के बचे खुचे अंश इस समय उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक युद्ध आह्वान करो। ऊर्जा के कुंड में आह्वान की रूपरेखा बनते ही वह अपने दिल में चिल्ला उठा। जैसे ही माइकल का पूरा ध्यान अपने सामने की स्थिति पर केंद्रित हुआ, समय थमसा गया। 6 स्टार समन समनिंग गेट से बाहर निकला और बाहरी दुनिया के सामने अपनी विशाल आकृति प्रकट की, या कम से कम माइकल ने यही उम्मीद की थी। दुर्भाग्यवश वास्तविकता माइकल की उम्मीदों से कुछ अलग ही निकली। उसके सामने खड़ा 6 स्टार समन कोई मांसपेशियों का विशालकाय पुतला नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था जिसने चांदी का कवच पहन रखा था, जो उसके लिए बहुत भारी लग रहा था। वृद्ध व्यक्ति समनिंग गेट के मंच से धीरे धीरे आगे बढ़ा, भारी कवच उसे नीचे की ओर खींच रहा था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसके कवच के पिछले हिस्से में एक विशाल तलवार बंधी हुई थी। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वह विशाल तलवार कम से कम उस वृद्ध व्यक्ति के भारी कवच जितनी ही भारी थी। ये क्या बकवास है? माइकल अभी गाली देने ही वाला था कि उसने देखा कि बूढ़ा आदमी फिसल गया। बूढ़ा आदमी गिरने ही वाला था कि माइकल ने आगे बढ़कर अपने नए साथी को गिरने से बचा लिया। उसने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और पहली बार उसके कवच और तलवार का भार महसूस किया। हे भगवान! माइकल ने जोर से गाली दी। ये तो बहुत भारी है। ये बूढ़ा आदमी इतने भारी कवच में चल कैसे सकता है? क्या वह टीयरलेस नहीं है? देखने में भले ही वह 70 या 80 वर्ष का एक जर्जर व्यक्ति लग रहा था, लेकिन 6 स्टार समन के रूप में अपने क्षेत्र में बुलाया गया वह बूढ़ा व्यक्ति काफी शक्तिशाली था। उसके कवच और तलवार का वजन सैकड़ों किलोग्राम होगा, फिर भी वह टीयरलेस होने के बावजूद उसे आसानी से संभाल सकता था। उसे चलने में कठिनाई हो सकती थी और वह समनिंग गेट के चबूतरे के किनारे के पास गिर गया होगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात नहीं थी। माइकल ने बूढ़े आदमी की पीठ से भारी तलवार उतार दी, जिससे बूढ़ा आदमी आसानी से हिलडुल सका। तलवार को थोड़ा आसानी से उठाने के लिए माइकल ने अपने शरीर में ऊर्जा का संचार किया और कुछ देर तक बूढ़े आदमी को देखता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी एक भुजा गायब थी। उसकी जगह एक कृत्रिम भुजा लगी हुई थी, जो सामान्य भुजा की तरह हिलती डुलती थी। क्या यह मेरा 6 स्टार समन है? मुझे इसके बारे में क्या सोचना चाहिए? माइकल ने सोचा। उस अनजान बूढ़े आदमी के साथ वफादारी का बंधन बनते ही उसे थोड़ी निराशा हुई। वफादारी का बंधन दृढ़ तो नहीं था, लेकिन खोखला भी नहीं था।
इसके पूरा होने पर उसे काफी जानकारी मिली, जिससे माइकल को पता चला कि वह बुरा आदमी कौन था और वह क्या करने में सक्षम था। पवित्र नाइट मंदिर के प्रमुख अमर नाइट सिगफ्रीड ड्रेकून के नाम से भी जाने जाते हैं, माइकल ने धीरे से कहा, जिस पर अमर नाइट ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया। चूंकि आप मुझे बुला सकते हैं तो मैं खुद को अमर योद्धा नहीं कह सकता, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मेरे स्वामी, सिगफ्रीड ड्रेकून ने हंसते हुए पूछा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वफादारी के बंधन ने उसे माइकल को स्वामी कहकर पुकारने का सुझाव दिया था। पवित्र योद्धा मंदिर के प्रमुख को यह बात पसंद नहीं आई। दुर्भाग्य से वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके स्वामी ने अभी तक उसे औपचारिकताओं को नजरअंदाज करने की अनुमति नहीं दी थी। अमर योद्धा कहलाने के लिए आपको अनगिनत लड़ाइयों में जीवित रहना पड़ा होगा। बेशक उपाधि तो बस एक नाम है जो दूसरों द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप वास्तव में अमर हैं, माइकल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। उसकी निगाहें उस बूढ़े व्यक्ति पर टिकी हुई थी। तुम्हारे बारे में कुछ अलग सा लग रहा है। क्या तुम कभी लड़ने में सक्षम हो पाओगे? माइकल ने सीधे सीधे पूछा, जब उसे लगा कि उस बूढ़े आदमी में कुछ गड़बड़ है। सिगफ्रीड ड्रेकून शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो सकता है, दूसरों से कहीं अधिक, लेकिन उसके भीतर कहीं गहरी बेचैनी उसे सता रही थी। कम से कम वफादारी के उस धुंधले बंधन से माइकल को यही महसूस हुआ। आपकी समझ काफी अच्छी है। हमारी वफादारी की संधि अभी अभी पूरी हुई है, फिर भी आप पहले ही समझ गए हैं कि मेरी सेहत में कुछ गड़बड़ है, सिगफ्रीड ड्रेकून ने उदास मुस्कान के साथ कहा। चूंकि आप मेरी युद्ध क्षमता को लेकर चिंतित हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अभी आपको इसके बारे में बता देना चाहिए, बाद में नहीं। सिगफ्रीड ने बोलने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। मैं तुम्हारे लिए लड़ नहीं पाऊंगा। माइकल ने उन शब्दों को सुनते ही आह भरने से खुद को रोकने की कोशिश की। उसे पहले ही इसका अंदाजा हो सकता था। ये वाकई बहुत दुखद था। दुर्भाग्यवश उसका 6 स्टार सम्मान उतना कारगर नहीं लग रहा था, लेकिन मैं अपनी शक्तियों से पवित्र नाइट मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकता हूँ, सिगफ्रीड ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी शक्तियाँ? माइकल ने पूछा। उसकी आंखों में आशा की एक किरण फिर से जाग उठी। मेरे पास आपके अनुयायियों को निर्देश और प्रशिक्षण देने की शक्ति है। मैं उनकी छिपी हुई क्षमता को जगा सकता हूं और उन्हें 1 स्टार ब्लेस्ड स्क्वायर्स, 2 स्टार होली नाइट्स या यहां तक कि 3 स्टार सेक्रेड नाइट्स में बदल सकता हूं, बशर्ते उनकी क्षमता, निष्ठा और विश्वास पर्याप्त रूप से मजबूत हो। माइकल उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उसके सामने जम गया। उसे सुनी हुई बात को समझने में कुछ पल लगे। मेरी तो लॉटरी लग गई। तारांकन सिगफ्रीड ड्रेकून नामक 6 स्टार अमर नाइट के बारे में बहुत से पहलुओं ने माइकल को काफी हद तक भ्रमित कर दिया। किसी समन को 6 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए उसकी क्षमता बेजोड़ होनी चाहिए, उसने कई उपलब्धियां हासिल की हो और उसकी शक्ति अपार होनी चाहिए। हालांकि माइकल को अपने सामने केवल एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जो काफी बलवान था, लेकिन युद्ध में भाग लेने की तो बात ही छोड़िए। पौराणिक स्प्रॉल के साथ सिगफ्रीड ड्रेकून को बुलाने पर माइकल के निराश न होने का एकमात्र कारण ये था कि अमर योद्धा पवित्र योद्धा मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकता था। मंदिर प्रशिक्षण मैदानों के समान सुविधाएं थीं, लेकिन जहां प्रशिक्षण मैदान कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं करते थे, वहीं मंदिरों में प्रवेश करने वाले प्राणियों की शक्ति को बढ़ाने का कार्य होता था। मंदिर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति की समझ और प्रशिक्षण प्रगति में जबरदस्त सुधार होता था। साथ ही यदि सम्मन आवश्यक योग्यताएं पूरी कर लेते थे, तो मंदिरों में उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने और बदलने की शक्ति भी होती थी। इन आवश्यकताओं में ज्ञानोदय शामिल नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मंदिर में पदोन्नति पाने की शर्तें पूरी करना आसान था। यही कारण था कि अमर योद्धा ने कहा था कि उसके पास माइकल के अनुयायियों की सुप्त क्षमता को जगाने की शक्ति है। दुर्भाग्यवश मंदिर का निर्माण आसान काम नहीं था। इसके लिए सैकड़ों अनूठे उपकरणों की आवश्यकता होती थी, जिन्हें केवल ब्लूप्रिंट की सहायता से ही बनाया जा सकता था। इसलिए मंदिर का निर्माण शुरू करने से पहले सैकड़ों ब्लूप्रिंट एकत्र करने पड़ते थे। पवित्र नाइट मंदिर की बात करें तो यह एक उन्नत निर्माण था, जिसमें समन को 1 स्टार ब्लेस्ड स्क्वायर्स, 2 स्टार होली नाइट्स और यहां तक कि 3 स्टार सेक्रेड नाइट्स में पदोन्नत करने की क्षमता थी। अगर माइकल गलत नहीं था, तो उसे 1000 से अधिक ब्लूप्रिंट एकत्र करने होंगे और विभिन्न ऐसी वस्तुएं एकत्र करनी होंगी जिनमें दिव्य ऊर्जा समाहित हो। आपको ब्लूप्रिंट या सेक्रेड नाइट टेम्पल की लाइब्रेरी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। विल ने मुझे एक स्टोरेज डिवाइस दिया है जिसमें सेक्रेड नाइट टेम्पल के निर्माण के लिए आवश्यक सभी किताबें और ब्लूप्रिंट मौजूद हैं। विल की उदारता के बिना सेक्रेड नाइट टेम्पल के निर्माण तक मैं बिल्कुल बेकार होता, सिगफ्रीड ड्रेकून ने पूरी ईमानदारी से कहा और फिर जोड़ा।
भले ही मेरी विशिष्ट क्षमताएं सेक्रेड नाइट टेम्पल के स्तर पर निर्भर करती हैं, मैं अपनी क्षमताओं का कुछ हद तक उपयोग कर सकता हूं। जब आप सेक्रेड नाइट टेम्पल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, तब कुछ ब्लेस्ड स्क्वायर्स को प्रशिक्षित करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अमर योद्धा ने एक छोटा पदक उठाया और बिना सोचे समझे उसे सौंप दिया। ये पदक एक संग्रहण यंत्र था जिसमें हजारों पुस्तकें और सैकड़ों ब्लूप्रिंट समाहित थे। अरे यार, लगता है मुझे एक और बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजना पर काम करना पड़ेगा। माइकल ने अमर योद्धा की ओर मुड़ने से पहले मन ही मन सोचा। सिगफ्रीड के बोलते समय माइकल ने एक खास बात पर ध्यान दिया और वह इसके बारे में और जानने के लिए काफी उत्सुक हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारी शक्तियां पवित्र नाइट मंदिर के स्तर पर निर्भर करती हैं? क्या इसका मतलब यह है कि तुम पवित्र नाइट मंदिर से बंधे हुए हो और मंदिर के निर्माण की प्रगति के साथ साथ तुम्हारी शक्तियां भी बढ़ती जाएंगी? यदि ऐसा है तो तुम्हारी शक्तियां क्या हैं और वे इस समय कितनी शक्तिशाली हैं? माइकल ने जिज्ञासा से भरी आंखों से पूछा। एक शक्तिशाली 6 स्टार कॉम्बैट समन होना भी अच्छा होता, लेकिन माइकल को लगा कि पवित्र शूरवीरों, परम पूज्य शूरवीरों और धन्य सहायक योद्धाओं से भरी अपनी सेना बनाना कहीं बेहतर है। उसे ये तो नहीं पता था कि धन्य सहायक योद्धा कितने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन विशिष्ट व्यवसायों वाले 1 स्टार समन आमतौर पर सामान्य व्यवसायों वाले समन से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसलिए धन्य सहायक योद्धा योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली होने चाहिए। मैं वास्तव में पवित्र नाइट मंदिर से बंधा हुआ हूँ। इसी बंधन के कारण मैं दूसरों के शरीरों में पवित्र शक्ति प्रवाहित करके उन्हें उत्तेजित और नियंत्रित कर पाता हूँ। इस तरह मैं भावी नाइट्स को मेरे द्वारा सिखाई जाने वाली तकनीकों का अभ्यास करने की तुलना में कहीं अधिक तेजी से पवित्र शक्ति प्राप्त करने में मदद कर सकता हूँ। पवित्र शक्ति के अलावा मैं दूसरों को प्रशिक्षित करने में भी काफी कुशल हूँ। यह मेरा दूसरा गुण है, प्रशिक्षण। मेरे द्वारा बुलाए गए नाइट्स अपने हथियार के बारे में कुछ तथ्य समझने और उसका कुशलतापूर्वक उपयोग करने में लगने वाले सामान्य समय के आधे समय में ही मुझसे युद्ध कला सीख लेंगे। पवित्र नाइट मंदिर के मूल स्तर को पूरा करने के साथ ही मेरे गुण और भी मजबूत होते जाएंगे। उस समय तक दर्जनों बल्कि सैकड़ों धन्य नाइट्स को प्रशिक्षित करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। जैसे जैसे अमर योद्धा बोलता गया, माइकल को उस बूढ़े व्यक्ति जैसे किसी को बुलाने पर और भी अच्छा महसूस होने लगा। उसकी पिछली चिंताएं और निराशा हवा में गायब हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने कितना मूल्यवान संसाधन प्राप्त किया है। ये सचमुच असाधारण था। बेशक सिगफ्रीड को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए कई चीजों की आवश्यकता थी। पवित्र नाइट मंदिर का निर्माण करना था, जो एक बेहद खर्चीला काम था। यह एक विशाल परियोजना थी क्योंकि पवित्र नाइट मंदिर में विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं, विशेष नक्काशी वाले सोने के कमरे थे जो प्रशिक्षुओं को नींद में भी पवित्र शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देते थे, एक विशाल पुस्तकालय, प्रार्थना करने और अपने मन को नियंत्रित करने के स्थान, और भी बहुत कुछ। मंदिर का निर्माण आसान नहीं होता, भले ही माइकल के पास मंदिर के पुस्तकालय के ब्लूप्रिंट और किताबें न होती। क्या मुझे मिथिक स्क्रॉल्स को आर्टिफैक्ट्स के साथ ही बेच देना चाहिए? शायद इससे सेक्रेड नाइट टेम्पल के निर्माण के लिए जरूरी सामग्री खरीदने के लिए पैसे मिल जाएं। या शायद न भी मिले। वैसे से सेक्रेड नाइट टेम्पल के बेसिक लेवल के लिए तो काफी होगा। इससे ब्लेस्ड स्क्वायर्स की एक छोटी सी सेना और कुछ होली नाइट्स बनाने में काफी मदद मिलेगी, है ना? माइकल ने सोचा और यह पता लगाने के लिए कई ब्लूप्रिंट निकाले कि उसे किन सामग्रियों की जरूरत है और उसके इंजीनियरों, शिल्पकारों, जादूगरों, लोहारों और अन्य सहायकों का स्तर क्या होना चाहिए ताकि वे इन अनोखे उपकरणों का निर्माण कर सकें। लगता है अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल भरे रहने वाले हैं। मुझे पैसों की जरूरत है, बहुत सारा। माइकल के मन में सबसे पहले यही ख्याल आया। लिलिका, टियारा और अन्य 1 एल्फ एडवेंचरर्स माइकल के पास आ गए क्योंकि वे अपने स्वामी द्वारा अभी अभी प्राप्त किए गए ब्लूप्रिंट्स को लेकर उत्सुक थे। सिगफ्रीड ने चारों ओर देखा और अपने आसपास के वातावरण को महसूस किया। लॉर्ड उस क्षेत्र का केंद्र था, लेकिन सदियों तक जीवित रहने वाले अमर योद्धा के रूप में वो उस क्षेत्र और उसके विकास को आधार देने वाले स्तंभों के बारे में बहुत कुछ बता सकता था। अपनी असाधारण बुद्धि का प्रयोग करते हुए अमर योद्धा ने तुरंत महसूस किया कि माइकल के क्षेत्र का वातावरण विश्वास और वफादारी से भरा हुआ था। दोनों को पवित्र योद्धा मंदिर में प्रशिक्षु बनना था। हालांकि वातावरण में कुछ और भी गहरा प्रभाव था। कुछ समय पहले कुछ समन्स का विश्वास कम हो गया था, लेकिन सभी का नहीं। क्यों? भगवान के चारों ओर मृत्यु का घना और भारी आभास है। उन्होंने 1 सप्ताह से भी कम समय में कई शत्रुओं को मार गिराया। क्या उनका क्षेत्र किसी अन्य भगवान के साथ युद्ध में था?
क्या उन्होंने कुछ समन्स का विश्वास इसलिए खो दिया क्योंकि उनकी सैन्य शक्ति भगवान की व्यक्तिगत युद्ध क्षमता के बराबर नहीं थी, या कोई और बात थी? लगता है मुझे बहुत देर होने से पहले अपने भगवान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। पवित्र नाइट मंदिर और मेरी शक्तियां एक अयोग्य भगवान के हाथों में नहीं हो सकती, अमर नाइट ने सोचा। उसकी निगाहें माइकल पर वापस टिक गईं। यदि तुम अयोग्य हो तो मैं तुम्हें दी हुई हर चीज वापस ले लूंगी, और मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि कोई भी मेरी शक्तियों को प्राप्त न कर सके। मैं एक अयोग्य स्वामी का अनुसरण करने के बजाय मरना और अपनी विरासत को बिखरने देना पसंद करूंगी। माइकल ने अपने नए समन से मिल रहे ध्यान को महसूस किया। वह ये तो नहीं समझ पा रहा था कि अमर योद्धा क्या सोच रहा है, लेकिन माइकल को यह समझने के लिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी कि उच्च स्टार रेटिंग वाले अधिकांश समन जिद्दी होते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करने को तैयार नहीं होते जिसे वे योग्य न समझते हों। उच्च स्टार रेटिंग वाले समनों में यह बात आम थी, क्योंकि उनमें से अधिकांश स्वयं अतीत में शक्तिशाली लॉर्ड रह चुके थे। अमर योद्धा जैसे किसी व्यक्ति का 6 स्टार समन होना, जबकि वह युद्ध करने में असमर्थ था, यह दर्शाता है कि वह अतीत में एक शक्तिशाली लॉर्ड रहा होगा। सिगाफ्रीड ड्रेकून की उपलब्धियां असाधारण रही होंगी और उसका ज्ञान सागर के समान विशाल रहा होगा, तभी तो उसे 6 स्टार समन के रूप में पुनर्जीवित किया गया, जबकि उसके पास स्वयं के लिए लड़ने के साधन नहीं थे। बस देखते रहो, माइकल ने मन ही मन चिल्लाते हुए आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अमर योद्धा को घूर कर देखा। इसके बाद उसने बचे हुए ब्लूप्रिंट्स को वापस लिया और उन्हें टियारा को दे दिया। कृपया ब्लूप्रिंट व्यवस्थित करें और जांच लें कि पवित्र नाइट मंदिर के बुनियादी स्तर के निर्माण के लिए हमें पहले क्या क्या चाहिए। यदि आपके पास समय हो तो मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक कार्यबल, प्रत्येक स्तर के लिए आवश्यक सामग्री, निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर के रखरखाव की लागत और अन्य सभी आवश्यक बातों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। माइकल ने टियारा को आदेश दिया, जिस पर टियारा ने सिर हिलाकर सहमति दी। उसने लिलिका और ओपस की ओर एक नज़र डाली और फिर सिर हिलाकर यह सुनिश्चित किया कि दोनों वनकल्पित बौने टियारा का अनुसरण करेंगे। अब जबकि वह पवित्र नाइट मंदिर से संबंधित मुद्दों को 1 या 2 घंटे के लिए अलग रख सकता था, जब तक कि टियारा विस्तृत रिपोर्ट लेकर वापस नहीं आ जाती, माइकल ने अपना ध्यान वापस बुलाने की प्रक्रिया पर केंद्रित कर दिया। उसने मिथिक स्क्रॉल्स को बेचने का इरादा छोड़ दिया और एक साथ सभी 33 मिथिक समनिंग स्क्रॉल्स का इस्तेमाल किया। माइकल को इस समय शक्तिशाली अधीनस्थों की सख्त जरूरत थी, और वह मिथिक स्क्रॉल्स को बेच नहीं सकता था। ये स्क्रॉल्स उसके क्षेत्र के विकास के लिए बहुत मूल्यवान थे। इसके अलावा उसे एंटेम जंगल में बचे हुए कित्सुन का शिकार भी करना था। बचे हुए कित्सुन को मारकर माइकल शायद कुछ जल्दी पैसे कमाने के लिए पर्याप्त 16 स्टार फ्रैगमेंट और ऑर्डिनरी स्क्रॉल जमा कर सकता है। फिर भी माइकल के पास धन कमाने का एक कहीं बेहतर तरीका था, भले ही वास्तव में ऐसा करने की संभावना माइकल को घृणित लगती हो। अगर इससे मेरे क्षेत्र को फायदा होता है तो मैं इसे कर ही देता हूं। माइकल अब सम्मनिंग गेट के सामने खड़ा था। उसके चारों ओर 33 मिथिक सम्मनिंग स्क्रॉल और 27,040 ऑर्डिनरी सम्मनिंग स्क्रॉल थे। उसने अपनी ऊर्जा अपने शरीर से बाहर निकाली और सभी स्क्रॉल की मुहरें एक साथ तोड़ दी। साधारण और पौराणिक पांडुलिपियां खुलने लगीं और हवा में ऊपर उठने लगीं, फिर वे सीधे सम्मनिंग गेट के ऊर्जा कुंड में जा गिरीं। इसके बाद सम्मनिंग गेट से हजारों सम्मन बाहर निकलने लगे। उनमें से अधिकतर भ्रमित थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सौभाग्य से माइकल ने पहले ही अपने लोगों को सम्मनिंग गेट पर जाने और बस्ती में मार्गदर्शक के रूप में काम करने के लिए सूचित कर दिया था। उसके लोग नए आने वालों को बस्ती के बारे में सब कुछ बताएंगे ताकि नए सम्मन जल्दी से अपने नए घर में बस सकें। यह अच्छी बात थी कि माइकल को अपने नए अनुयायियों को क्षेत्र में एकीकृत करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। लगभग एक साथ 27,073 नए निष्ठा संबंध स्थापित हुए, जिससे माइकल कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। एक साथ कई निष्ठा संबंध स्थापित करने में कोई नुकसान नहीं था, लेकिन अपने नए अनुयायियों के बारे में जानकारी और प्रत्येक नए निष्ठा संबंध से मिलने वाली आत्मा शक्ति के अंशों को इतनी जल्दी आत्मसात करना संभव नहीं था। माइकल के पास अब तक लगभग 39,000 लॉयल्टी लिंक थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये संख्या बढ़कर 66,000 से अधिक हो गई। ये स्पष्ट था, लेकिन माइकल को इतनी सारी जानकारी को समझने में 1-2 मिनट का समय लगा। क्या ये कोई मजाक है? माइकल लगभग जोर से बोल पड़ा जब वह अपने नए विषयों के व्यवसायों के बारे में अधिक जानने के लिए वफादारी के नए लिंक की छानबीन कर रहा था। मेरी किस्मत इतनी खराब कब से हो गई? उसने सोचा जब उसने देखा कि साधारण स्क्रॉल के जरिए पुनर्जीवित किए गए 27,040 समन्स में से 25,952 समन्स 0 स्टार निकले।
बचे हुए 1088 समन्स में से 100 भी योद्धा, तीरंदाज, हत्यारे या किसी अन्य प्रकार के लड़ाकू समन्स नहीं थे। आज के समनिंग सेशन में ज्यादातर एक स्टार समन्स बढ़ई, इंजीनियर, रसायन शास्त्र के प्रशिक्षु, ताला बनाने के प्रशिक्षु और कई अन्य गैर लड़ाकू पेशे वाले थे। मिथिक समनिंग स्क्रॉल्स के जरिए उसके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 33 समन्स में से केवल 2 ही कॉम्बैट समन्स थे, वो भी बरसेरकर्स। शेष 31 समन्स या तो अल्केमिस्ट, ब्लैकस्मिथ, आर्किटेक्ट या मास्टर इंजीनियर थे। वह भाग्यशाली रहा कि उसने 33 मिथिक स्क्रॉल्स से 4 3 स्टार समन्स को बुलाया, लेकिन वे भी कॉम्बैट समन्स नहीं थे। एक मास्टर लॉकस्मिथ था, दूसरा ग्रैंड थीफ, जबकि शेष 2 सुप्रीम बेकर्स थे। माइकल बेकर्स के आने से खुश था। उसके जैसे पेटू के लिए उनका आगमन बेहद स्वागत योग्य था। लेकिन खुशी के बावजूद माइकल को थोड़ा अजीब भी लग रहा था। अब तक उसने कभी भी इतने कम संख्या में युद्ध के लिए बलाभ्यास नहीं किया था। उसने न तो कोई राक्षस बुलाया था, न ही कोई अर्धमानव। क्या मैंने कित्सुन लॉर्ड के सम्मनिंग कोर को सम्मनिंग गेट में डालकर सम्मनिंग की संभावना को बिगाड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मैं बस बदकिस्मत था? नहीं, मैं खुद को बदकिस्मत भी नहीं कह सकता। मेरे पास और लड़ाके बनाने के लिए सीक्रेट नाइट टेम्पल और वॉरियर एनलाइटनमेंट पोशन है। आज के सम्मन सत्र में लड़ाकू सम्मनों की कमी देखकर माइकल पहले तो थोड़ा निराश हुआ। कित्सुन लॉर्ड के विरुद्ध हाल ही में हुए युद्ध में उसने जितने योद्धाओं को खोया था, उसे देखते हुए उसे उम्मीद थी कि वह संख्या कुछ हद तक पूरी कर लेगा। लेकिन जल्द ही उसने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया। पवित्र नाइट मंदिर के बिना भी माइकल के पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं था। उसके पास कुल 11 शुद्ध सम्मन कोर थे, जिनसे वह प्रतिदिन 1 या 2 सितारों वाले 11 सम्मन बुला सकता था। उसे अपने क्षेत्र में सैन्य शक्ति की कमी के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। माइकल को सबसे ज्यादा चिंता पवित्र नाइट मंदिर के लिए धन की कमी की होनी चाहिए। माइकल के सहायकों द्वारा नए समन्स के बारे में नोट्स लेने के बाद माइकल ने उनकी रिपोर्ट पढ़ी। उन्हें पता चला कि कई स्टालिस समन्स सैन्य लाभ प्राप्त करने की शर्त पर लड़ने को तैयार थे। इन लाभों में विशेष तकनीकें, ऊर्जावर्धक गोलियां और शरीर को मजबूत बनाने वाली गोलियां शामिल थीं। हालांकि भविष्य में सैन्य बल को जीवन मरण की लड़ाइयों का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन ऊर्जावर्धक गोलियों और शरीर को मजबूत बनाने वाली गोलियों ने सैनिकों को अपना भाग्य बदलने, बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने और साथियों के बीच अपनी प्रतिष्ठा सुधारने का अवसर प्रदान किया। अतीत में उनका कोई नाम नहीं था, लेकिन अब उन्हें इसे बदलने का अवसर मिला था। एक उदार स्वामी के अधीन उनका नया जीवन अतीत की गलतियों का प्रायश्चित करने का एक अवसर था। यदि अतीत में वे राक्षसों के हाथों मारे गए थे, तो अब वे राक्षसों का शिकार करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। भविष्य में वे बस्ती के अन्य लोगों को जानेंगे और शायद उन्हें अपने जीवन का प्यार भी मिल जाए। तब तक उन्हें अपने प्रियजनों की रक्षा करने और इतना कमाने की आवश्यकता होगी जिससे उनके प्रियजन सुख सुविधाओं में रह सकें। माइकल को अभी यह सीखना बाकी था कि अपनी प्रजा को सक्रिय रूप से प्रेरित करके अपनी सैन्य शक्ति का तेजी से विस्तार कैसे किया जाए, लेकिन पवित्र नाइट मंदिर के निर्माण का अवसर मिलने के बाद ये समस्या अब उतनी बड़ी नहीं लग रही थी। पवित्र नाइट मंदिर का अस्तित्व ही हजारों स्टालिस समन्स को अपना भाग्य बदलने के लिए प्रेरित करने के लिए काफी होगा। यदि उनके पास आवश्यक योग्यताएं हों, तो स्टालिस समन्स भविष्य में 3 स्टार पवित्र नाइट भी बन सकते हैं। 3 स्टार समन्स बनने से उनका दर्जा काफी बढ़ जाएगा और उन्हें अधिकांश लोगों की तुलना में कहीं अधिक संसाधन मिलेंगे, जिसके परिणामस्वरूप उनका स्तर तेजी से बढ़ेगा। इसके फलस्वरूप उनकी आयु बढ़ जाएगी, जिससे वे औसत से कहीं अधिक लंबा जीवन जी सकेंगे। उनका भाग्य बदल जाएगा और वे संभावनाओं से भरे एक अज्ञात भविष्य में प्रवेश करेंगे। अपनी सबसे बड़ी कमी को समझने के बाद माइकल जल्द से जल्द पवित्र नाइट मंदिर का निर्माण करना चाहता था। चूंकि वह भाषण देने और लोगों को प्रभावित करने में कुशल नहीं था, इसलिए उसने अपनी कमियों को पूरा करने के लिए अन्य तरीकों का सहारा लेना चाहा। इस प्रकार टियारा से पवित्र नाइट मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री और जनशक्ति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद माइकल ने कित्सुन लॉर्ड के मेमोरी ऑर्ब को पुनः प्राप्त कर लिया। मैंने सामग्री देखी और पाया कि 1 एल्फ जनजाति के पास आपकी जरूरत की सभी चीजें हो सकती हैं। क्या मैं उनसे बाद में सामग्री लाने के लिए कहूँ? माइकल के मेमोरी ऑर्ब को आत्मसात करने से कुछ ही देर पहले लिलिका ने पूछा, मंदिर के बुनियादी स्तर के लिए सामान महंगा हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बड़ों से बातचीत कर सकती हूँ। माइकल ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर के लिए संभावनाओं पर विचार किया। ओरिजिन एक्सपेंस छोड़कर बरसेरकार्स, वॉरलॉक, सेंटोर्स और क्राफ्ट विटन से अपने आर्टिफैक्ट्स के लिए कीमत पूछने के बजाय
वह ओरिजिन एक्सपेंस में ही रुक सकता था और एक्सपेंस के भीतर समय विस्तार प्रभाव का उपयोग करके कहीं और समय बिताने के लिए अधिक समय प्राप्त कर सकता था। लिलिका और एमरल्ड लीफ एडवेंचरर टीम के अन्य वनकल्पित बॉनो को किसी भी हालत में बड़ों से बात करने के लिए कुछ समय के लिए जाना पड़ा। उन्हें वफादारी के बंधनों में हुए बदलावों और उस आत्मा संधि के बारे में बड़ों से बात करनी थी, जिसका प्रस्ताव माइकल ने एमरल्ड लीफ एडवेंचरर टीम को सोलर स्टार फ्रैगमेंट और सोलर ट्रेड सिंबल प्रदान करने के बदले में रखा था। चूंकि उन्हें किसी भी हालत में ओरिजिन एक्सपेंस को कुछ समय के लिए छोड़ना ही था, इसलिए लिलिका इस समय का सदुपयोग सभी कलाकृतियों को बेचने या पवित्र नाइट मंदिर के पहले तल के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के बदले में कर सकती थी। कलाकृतियां इतनी मूल्यवान होनी चाहिए कि उनसे आवश्यक सामग्री खरीदी जा सके, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो माइकल जल्द ही और सामान उपलब्ध करा सकता था। क्या आपको टियर 1 से टियर 3 तक की कलाकृतियों की आवश्यकता है? माइकल ने लिलिका से पूछा, जिसने लगभग तुरंत ही सिर हिलाकर सहमति दे दी। बेशक, हमें कलाकृतियों की जरूरत है। किस जाति को कलाकृतियों की जरूरत नहीं होती? उसने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। माइकल बस मुस्कुराया और उसने कुछ समय पहले कित्सुन से निकाली गई सभी कलाकृतियों को निकाल लिया। अगर ऐसा है तो कृपया उन्हें पवित्र नाइट मंदिर के बुनियादी स्तर के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री से बदल लें। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो बड़ों को बता दे कि मैं बाकी का भुगतान कुछ दिनों में कर दूंगा, माइकल ने लिलिका से कहा, जिसने उसे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। किसी तरह उसकी मुस्कान में षड्यंत्र झलक रहा था, जो तब और भी बिगड़ गया जब लिलिका ने आगे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर दूंगी, चाहे मुझे अपनी किडनी ही क्यों न बेचनी पड़े। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, माइकल ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने बस मुस्कुराकर उसे जवाब दिया। अगर सिगफ्रीड ड्रेकुन अभी आराम करना चाहें, तो क्या आप उन्हें हमारे सबसे अच्छे कमरों में से एक कमरा दे सकती हैं? अगर नहीं, तो कृपया उन्हें बस्ती का भ्रमण करा दें। उन्हें अपने नए घर के बारे में जानने की उत्सुकता होगी, माइकल ने टियारा को आदेश दिया, ये जानते हुए कि अमर योद्धा उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। माइकल ने यह भी देखा था कि अमर योद्धा अपने आसपास के वातावरण का बड़े चाव और सतर्कता से निरीक्षण कर रहा था। भले ही माइकल ने टियारा को उसे घुमाने का आदेश न दिया होता, अमर योद्धा देर सवेर उस क्षेत्र में अपना रास्ता खोज ही लेता। मैं अब चलता हूँ, मेरी एक क्रूर कमीने के साथ मुलाकात है, माइकल ने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक करते हुए कहा और फिर मुड़ गया। अमर योद्धा को समझ नहीं आ रहा था कि माइकल क्या कह रहा है, लेकिन टियारा और वन कल्पित बौने उसकी बात सुनकर भौहें चढ़ा बैठे। उन्होंने उसके हाथों में स्मृति का गोला देखा और उन्हें ठीक ठीक पता चल गया कि आगे क्या होगा। माइकल कित्सुन लॉर्ड की यादों को देखना बिल्कुल नहीं चाहता था, खासकर उन घिनौने कृत्यों की यादों को, लेकिन संभावित लाभ इतने बड़े कारण थे कि उसने कोशिश करने का फैसला कर लिया, और अब तो और भी जरूरी हो गया था क्योंकि उसे यह पता लगाना था कि कित्सुन लॉर्ड ने अपना धन कहाँ छिपाया है। आखिरकार उसे एक पवित्र नाइट मंदिर का निर्माण भी तो करना था। बिना जोखिम के कोई मजा नहीं, ऐसा ही कहते हैं। माइकल ने लकड़ी के बने हवेलीनुमा घर में अपने कमरे में पहुंचते हुए बुदबुदाया। उसने कित्सुन लॉर्ड के मेमोरी ऑर्ब का सेवन किया और हारुकी की यादों को ऐसे देखा जैसे वे उसकी अपनी हों। हारुकी का जीवन और विकल्प उसके जन्म के क्षण से ही पूर्व निर्धारित थे। कि परिवार सामाजिक रूप से उच्च प्रतिष्ठा वाला परिवार नहीं था, लेकिन वे सफल व्यापारी थे जो मौलिक क्रिस्टल और मौलिक बीजों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते थे। कि परिवार के पूर्वजों में से एक ने एक नवजात लघु तत्व को कई शताब्दियों तक पाल पोसकर मौलिक सम्राट बनाया। दुर्भाग्यवश मौलिक सम्राट के मौलिक कोर में भारी दरारें आ गई क्योंकि एक लघु तत्व का कोर कभी भी सम्राट स्तर के कोर तक विकसित नहीं होना चाहिए था। दरारों के बावजूद एलिमेंटल सम्राट ने अपने क्षतिग्रस्त कोर के एक हिस्से का बलिदान करके एक उत्तराधिकारी को जन्म दिया। सम्राट ने एक और सम्राट स्तरीय कोर बनाया जो पर्याप्त मूल ऊर्जा प्राप्त होने पर एक एलिमेंटल सम्राट को जन्म देगा। 1000 साल पहले के कि परिवार के पूर्वज बूढ़े हो चुके थे और उनके पास कुछ भी मूल्यवान नहीं बचा था। तात्विक सम्राट के प्रति उनके अस्वस्थ जुनून के कारण उनका क्षेत्र लुप्त होने की कगार पर था। उनके मन में अपने क्षेत्र की रक्षा के बजाय केवल तात्विक सम्राट का ही चिंतन रहता था। इसलिए उसने अपना पूरा इलाका खो दिया और साथ ही उसके द्वारा बड़ी मेहनत से पाला पोसा गया मौलिक सम्राट भी मर गया। केवल सम्राट कोर ही शेष रह गया। एक और मौलिक सम्राट को पालने के लिए बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका कि परिवार का पूर्वज सम्राट कोर को अपने सबसे छोटे बेटे को सौंपने का फैसला किया। उसके सबसे छोटे बेटे के पास अभी भी एक इलाका था।
यह विशाल था और संसाधनों से भरपूर था जिनका उपयोग सम्राट कोर को पोषित करने, एक मौलिक सम्राट बनाने और दुश्मनों से लड़ने के लिए मौलिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए किया जा सकता था। जिस दिन पूर्वज ने सम्राट कोर को अपने एक वंशज को सौंप दिया, उस दिन से कि परिवार के वंशजों के लिए सम्राट और साम्राज्य कोर बनाने की परंपरा बन गई, जिससे कि परिवार की अगली पीढ़ी को तत्वों का अपना समाज बनाने की अनुमति मिली जो उनके लिए लड़ेंगे। डन.me हारोकी भी अलग नहीं था। वयस्क होने पर उसका युद्ध रून प्रकट हुआ और उसे एकमात्र महारानी कोर प्राप्त हुई जो उसके पिता के मौलिक सम्राट दशकों में उत्पन्न करने में सक्षम थे। अपने नौकरों और गुलामों को यातना देने की इच्छा से भरे वातावरण में पले बड़े हारोकी ने कभी नहीं सोचा कि दूसरों को चोट पहुंचाना गलत है। इसके विपरीत उनका मानना था कि दूसरों को आभारी होना चाहिए कि वह उन्हें चोट पहुंचाने को तैयार थे। यह एक संकेत था कि उन्हें उनके दर्द को देखने में दिलचस्पी थी। उन्हें इस तरह की उदारता के लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए। हालांकि हारोकी को दूसरों को पीड़ा और कष्ट पहुंचाने में रुचि तो थी, लेकिन अपने दासों और सेवकों को लगातार यातना देने में उसकी रुचि जल्दी ही खत्म हो गई। उनके दास और सेवक उसकी हरकतों पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देते थे, जिससे वह जल्दी ही ऊब जाता था। इसलिए उत्पत्ति विस्तार उसके लिए स्वर्ग समान साबित हुआ। उत्पत्ति विस्तार में प्रवेश करते ही उसे उन लोगों को यातना देने का असली आनंद पता चला जिन्होंने कभी दर्द महसूस ही नहीं किया था। उसका इलाका अनछुए जंगल में स्थित था, जो उसके लिए नुकसानदेह होना चाहिए था। अनछुए जंगल में पाए जाने वाले सबसे कमजोर राक्षस निम्नतम स्तर 1 के थे, जिनकी युद्ध क्षमता सामान्य थी। यह एक मध्यम निम्न स्तर 1 कित्सुन से निपटने के लिए काफी होना चाहिए था। वास्तव में 3 मध्यम निम्न स्तर 1 कित्सुन भी अनछुए जंगल के राक्षसों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। जंगल के राक्षस अपने इलाके को अच्छी तरह जानते थे और आसपास के वातावरण का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान थे। लेकिन हारोकी के लिए यह कोई नुकसानदेह बात नहीं थी। उत्पत्ति विस्तार में प्रवेश करने के 1 मिनट से भी कम समय में उसने क्लाउड डोमेन को जागृत कर लिया। इसके बाद उसने इच्छाशक्ति द्वारा प्रदान की गई 10 दिनों की मोहलत का उपयोग उस सुरक्षा कवच के माध्यम से किया जो प्रत्येक नवनिर्मित क्षेत्र को उसके प्रकट होने के पहले 10 दिनों तक सुरक्षा प्रदान करता है। हारोकी ने क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र के भीतर रहते हुए ही क्लाउड डोमेन का संचय किया। फिर उसने सोते हुए राक्षसों पर हमला करने के लिए क्लाउड डोमेन का विस्तार किया। उसने उन्हें क्लाउड डोमेन से घेर लिया, उनकी दृष्टि आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता और जीवित रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन से वंचित कर दिया। उन्हें धीरे धीरे दम घोंटते हुए हारोकी का बादल क्षेत्र फैलता गया और वह खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश किए बिना ही राक्षसों का शिकार करता रहा। उसकी आत्मा की विशेषता भले ही निम्न श्रेणी की थी, लेकिन उसमें निहित अत्यधिक प्रतिबंध के कारण उसमें अपार शक्ति थी। हर किसी के पास गैसीय शरीर का अंग नहीं होता, इसलिए हारोकी को बादल क्षेत्र प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और भी अधिक इसलिए क्योंकि बादल क्षेत्र एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को यातना देने और उन्हें यथासंभव पीड़ा पहुंचाने का एक आदर्श साधन था। हारोकी को जंगली जंगल के राक्षसों को अपने हमलों से दम घुटते हुए तड़पते देखना बहुत अच्छा लगता था। वह जल्दी ही प्रथम स्तर पर पहुंच गया और धीरे धीरे अपना इलाका बढ़ाता गया। उसे अपने पिता से प्राप्त महारानी कोर को जगाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब उसके क्षेत्र की मौलिक महारानी को जगाने का समय आ गया था। लेकिन इससे पहले हारोकी ने कई तरह के आत्मा समझौते एकत्र किए ताकि वह मौलिक महारानी को बलपूर्वक अपने वश में कर सके। हारोकी ने कई सप्ताह महारानी के मूल में ऊर्जा प्रवाहित करने में बिताए। चौथे सप्ताह के बाद मौलिक महारानी का जन्म हुआ और अगले दशक के लिए उनका भाग्य उनके जन्म से ही निर्धारित हो गया था। उन्हें अपना रूप धारण करने से पहले ही आत्मा संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था और वे हारोकी से बंध गई थीं। इस दिन के बाद हारोकी के लिए उत्साह और आनंद का दौर शुरू हुआ। उसने एलिमेंटल एम्प्रेस को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उसे और अधिक एलिमेंटल कोर बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप दर्जनों लेसर एलिमेंटल्स का जन्म हुआ। लेसर एलिमेंटल्स को प्रताड़ित करते समय हारोकी के हाथों कई मारे गए, जिसके बाद उसने सवाना क्षेत्र में अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध शक्ति के रूप में लेसर एलिमेंटल्स का उपयोग करने का निर्णय लिया। 5 क्षेत्र अछूते जंगल की सीमा से सटे हुए थे। इनमें से किसी भी क्षेत्र ने अछूते जंगल में विस्तार करने का साहस नहीं किया, लेकिन वे सवाना क्षेत्र के सच्चे शासक का निर्धारण करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। किसी ने भी अछूते जंगल में उत्पन्न हुए एक लौट के हमलों की उम्मीद नहीं की थी। एक क्षेत्र पर 10,000 छोटे एलिमेंटल्स ने कब्जा कर लिया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि अग्नि एलिमेंटल्स ने खुद को बड़े बमों में बदल लिया था जिन्होंने अपने दुश्मनों की बस्तियों को ध्वस्त कर दिया था। माइकल के मन में फैलती यादें कुछ साल आगे बढ़ गईं,
जहां हारोकी ने क्लाउड डोमेन का उपयोग करके एक ऐसे लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसने कई अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। लॉर्ड की सैन्य शक्ति 100,000 से अधिक योद्धाओं की थी और उसे सवाना क्षेत्र का शासक बनने का सबसे संभावित उम्मीदवार माना गया था। उसकी अपार शक्ति के कारण कई लोग उससे डरते थे। हालांकि भगवान हारोकी के बादल क्षेत्र के सामने कुछ नहीं कर सके, खासकर तब जब हारोकी ने 20,000 कित्सुन की बलि देकर उनकी ऊर्जा सोख ली और कित्सुन बादल का इस्तेमाल करके अपने बादल क्षेत्र का तेजी से विस्तार किया और उसकी शक्ति बढ़ाए। बादल क्षेत्र 24 घंटे तक आसपास की ऊर्जा और ऑक्सीजन सोखता रहा और दुश्मनों को क्षत विक्षत होते देखता रहा, जब तक कि हारोकी ने अंत में दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करने का फैसला नहीं किया। बादल क्षेत्र दुश्मन के इलाके के एक बड़े हिस्से में फैल गया और भगवान की मुख्य सेना तक पहुंचने से पहले ही लाखों नागरिकों को मार डाला। भगवान ने बादल क्षेत्र की अपार शक्ति के सामने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वे हार गए। हारोकी ने बादल क्षेत्र की असाधारण शक्ति का बहुत अच्छे से उपयोग किया। उन्हें बस इतना ध्यान रखना था कि एक निश्चित आकार तक पहुंचने पर बादल क्षेत्र का उपयोग बंद कर दें। एक निश्चित सीमा पार करने के बाद कित्सुन भगवान भी बादल क्षेत्र को नियंत्रित नहीं कर सके। ये सीमा स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई क्योंकि हारोकी ने अपने स्तर को बढ़ाकर और अपने क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ाकर अधिक आत्मा शक्ति अर्जित की। एक बार जब लॉर्ड और उसकी 100,000 सैनिकों की सेना का सफाया हो गया, तो कित्सुन लॉर्ड अजेय हो गया। उसने अपने शत्रुओं के शवों को मात्र स्पर्श से लूट लिया और उत्पत्ति विस्तार की इच्छा से उत्पन्न वस्तुओं का उपयोग करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया तथा अधिक कित्सुन को बुलाया। साथ ही उसने प्रत्येक हत्या से प्राप्त ऊर्जा को धीरे धीरे आत्मसात किया और समय के साथ अपने स्तर को बढ़ाया। क्लाउड डोमेन एक शक्तिशाली सोलर ट्रेट होने के बावजूद इसका कूलडाउन समय लंबा था। बादल का आकार जितना बड़ा होता और हारोकी इसका इस्तेमाल जितनी देर तक करता, उसे दोबारा सोलर ट्रेट का इस्तेमाल करने से पहले कूलडाउन खत्म होने का उतना ही लंबा इंतजार करना पड़ता। यही उसके एक स्टार सोलर ट्रेट की एक बड़ी कमी थी। अपनी सीमाओं के कारण ये बेहद शक्तिशाली था, लेकिन इन्हीं सीमाओं के कारण इतना घातक सोलर ट्रेट सिर्फ एक स्टार सोलर ट्रेट रह गया था। इसका इस्तेमाल केवल कुछ ही प्राणी कर सकते थे और वे भी हर कुछ महीनों में केवल एक बार ही इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते थे। इसलिए हारोकी ने हर समय अपने सोलर ट्रेट पर निर्भर न रहने का फैसला किया। उसने खूंखार जानवरों के साथ 20 ट्रेंच बनाए और एलिमेंटल एम्प्रेस पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जो उसे बेहद पसंद था। एलिमेंटल एम्प्रेस के प्रति उसका जुनून बढ़ता गया, जिसके परिणामस्वरूप कई और सोल पैक्ट्स बने जिन्होंने एलिमेंटल एम्प्रेस को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। क्लाउड डोमेन की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद अपने क्षेत्र का विस्तार जारी रखने के बजाय हारोकी ने अपने क्षेत्र की सीमा से लगे 3 सबसे शक्तिशाली लॉर्ड्स क्वेलिर, जिनूर और लेप्रिक्स को खत्म करने के लिए एक अचूक योजना बनाने का फैसला किया। उनके क्षेत्र एक दूसरे के बगल में स्थित थे और हारोकी इसका फायदा उठाना चाहता था। उच्चतर जीवन रूप प्राप्त करने के बाद वह क्लाउड डोमेन की पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए तीनों लॉर्ड्स पर एक साथ हमला करना चाहता था। उसने हर आवश्यक चीज के लिए पर्याप्त धन और परिवहन के साधन जमा कर लिए थे। फिर भी इससे पहले कि वह अपने पूरे धन का उपयोग कर पाता, एक अज्ञात घटना घटित हो गई जिसने उसकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना को विफल कर दिया। अनटैम्ड जंगल का एक सरदार माइकल फैंग अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उसने वह चीज ले ली जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। उसने एलिमेंटल एम्प्रेस को ले लिया। जिस दिन हारोकी ने एलिमेंटल एम्प्रेस को खो दिया, उस दिन उसके जुनून ने तर्कसंगत सोच और उसकी अंतरात्मा की आवाज को ढक लिया, जो उसे वहीं रुकने और किसी भी चीज से पहले अपने दुश्मन की जड़ों को मिटाने के लिए कह रही थी। हारोकी माइकल को आसानी से खत्म कर सकता था, लेकिन उसके जुनून ने उसे एलिमेंटल एम्प्रेस की तलाश करने और उसे वापस पाने के लिए हर कीमत पर उसका पीछा करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यही वह चीज थी जिसकी वजह से उसे अपना इलाका काफी हद तक खोना पड़ा, और यही कारण था कि अंततः हारोकी की मृत्यु हो गई। तारांकन दर्द से कराहते हुए माइकल को एक अनंत काल जैसा लगने के बाद होश आया। यह पहली बार था कि किसी का मेमोरी ऑर्ब इतना विस्तृत था, जो किसी के जीवन के एक दशक से अधिक समय तक फैली ज्वलंत यादें साझा कर रहा था। अगर कोई और होता तो माइकल को शायद कोई आपत्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए क्लीव फेनरा की यादें देखने लायक होती। माइकल अपने पूर्वज के जीवन के कई दशक देखना चाहता, लेकिन हारोकी की नहीं। कित्सुन लॉर्ड द्वारा अपने दुश्मनों के साथ किए गए सभी अत्याचारों को याद करके माइकल का जी मिचला गया और वह दर्द से कराह उठा। घंटों तक उन सभी अत्याचारों को अपने सामने होते हुए देखने के बाद, मानो वही उन्हें अंजाम दे रहा हो, माइकल ने अंततः जमीन पर उल्टी कर दी।
उसकी सांसें फूल रही थीं और उसका दिमाग बुरी तरह से उलझन में था। साले कमीने, अच्छा हुआ मैंने तुझे मार डाला, हरामखोर, माइकल ने गुस्से में बड़बड़ाया क्योंकि पुरानी यादें उसे लगातार सता रही थीं। मेमोरी ऑर्ब्स की सबसे बड़ी कमियों में से एक ये थी। इनके जरिए व्यक्ति यादों को आत्मसात कर लेता था और उन्हें ऐसे जीता था मानो वे यादें उसी की हों जबकि वे किसी और की होती थीं। अगर माइकल की इच्छाशक्ति जरा सी भी कमजोर होती तो वह कभी समझ ही नहीं पाता कि ये यादें उसकी अपनी नहीं हैं। वह खुद को एक घिनौना राक्षस समझने लगता जिससे उसका दिमाग बुरी तरह प्रभावित होता और उसका दयालु स्वभाव हमेशा के लिए पूरी तरह बदल जाता। सौभाग्य से माइकल समझ गया कि ये यादें एक खलनायक, एक सच्चे मनोरोगी के कृत्यों के कारण उत्पन्न हुई थीं। वह समझ गया कि कित्सुन लॉर्ड की यादें उसे बेचैन कर रही थीं और उसके दिमाग पर हावी होने की कोशिश कर रही थीं। इससे उसे अपनी यादों और कित्सुन लॉर्ड की यादों के बीच अंतर करना आसान हो गया। फिर भी उस निर्दयी राक्षस के कृत्यों को स्वीकार करने में उसे कुछ समय लगेगा। डन.एमी, कित्सुन को मरना होगा। अगर उनकी पूरी जाति ही गायब हो जाए तो और भी अच्छा होगा। उन्हें बस एक दूसरे का सफाया कर देना चाहिए। एक पूरी जाति इतनी बुरी कैसे हो सकती है? माइकल को एलिमेंटल एम्प्रेस पर दया आ रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 10 साल तक नरक जैसी जिंदगी जीने के बाद भी एम्प्रेस इतनी बातूनी और ऊर्जावान थी। ज्यादातर लोग मानसिक रूप से टूट जाते या उनके व्यक्तित्व पर बहुत बुरा असर पड़ता, लेकिन एलिमेंटल एम्प्रेस के साथ ऐसा नहीं था। एलिमेंटल एम्प्रेस इस बात से बेहद खुश थी कि आखिरकार उसे आज़ादी मिल गई थी। हारुकी का मारा जाना तो और भी अच्छा था। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि अब उसे कित्सुन लॉर्ड से दोबारा कभी नहीं मिलना पड़ेगा। बेशक उसे इस बात से थोड़ी निराशा जरूर थी कि वह अभी भी ओरिजिन एक्सपेंस में पूरी तरह से आज़ादी से नहीं घूम सकती थी। फिर भी एलिमेंटल एम्प्रेस माइकल, उसके लोगों, इलाके या अनटेम्ड जंगल से असंतुष्ट नहीं थी। माइकल को उस बंधन के जरिए साफ तौर पर यह एहसास हो रहा था कि एलिमेंटल एम्प्रेस बचे हुए कित्सुन को खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाहती थी। वह भविष्य की घटनाओं और अपने मनचाहे एलिमेंटल समाज को देखने के लिए उत्सुक थी। कम से कम मुझे पता तो चल गया कि वो कमीना अपना सबसे कीमती खजाना कहाँ छुपाता है। सोचो, वो हर साल अपनी दौलत का एक हिस्सा जमा करता था। ये मेरे लिए तो अच्छा है लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, कमीने। माइकल ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने अपने कमरे में फैलाई गंदगी को साफ करने के लिए अपनी मूल ऊर्जा का इस्तेमाल किया। फिर माइकल ने अपने विचारों और यादों को व्यवस्थित करना शुरू किया। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कित्सुन लॉर्ड की यादों का एक अंश भी उसकी अपनी यादों के साथ न मिल जाए। उन्हें स्पष्ट रूप से अलग करना जरूरी था। माइकल ने अपने विचारों और यादों को व्यवस्थित करने में 2 घंटे बिताए, तब जाकर उसका दिमाग पहले से थोड़ा अधिक व्यवस्थित हुआ। कित्सुन लॉर्ड की यादें अब भी उसे परेशान कर रही थीं और हो सकता है कि वे अंततः उसकी सोच और व्यक्तित्व को थोड़ा प्रभावित करें, लेकिन माइकल निश्चित रूप से कह सकता था कि वह एक क्रूर व्यक्ति नहीं बनेगा। वह जल्द ही अपने असली स्वभाव में लौट आएगा। अपार धन दौलत के बदले में ये काफी था। अब जब माइकल को कित्सुन लॉर्ड की दौलत और उसके छिपे होने की जगह का पता चल गया था, तो वह अपना इलाका छोड़कर सब कुछ लूटने के लिए तैयार था। बेशक वह इस बारे में दूसरे लॉर्ड्स को नहीं बताएगा। भले ही उसे वेलिर लॉर्डेस या बाकी 2 लॉर्ड्स से कोई दुश्मनी न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कित्सुन लॉर्ड की दौलत उनके साथ बांटेगा। हारुकी के खिलाफ उसकी मदद आखिरी लड़ाई में उनके समर्थन से कहीं ज्यादा जरूरी थी, ताकि उन्हें उसकी मेहनत से कमाई गई दौलत का बड़ा हिस्सा मिल सके। इसके अलावा उसके दखल की वजह से उनका इलाका भी काफी बढ़ने वाला था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अगर मैं अपने लोगों को कित्सुन से जंगली जंगल को साफ करने के लिए भेज दूं, तो मेरे लिए कित्सुन लॉर्ड के पुराने इलाके में घुसकर लूट का माल इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लॉर्ड्स को पता भी नहीं चलेगा कि मैं अपने इलाके से बाहर आया हूं। माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा और सन डेमोस को अपने नए मिशन के बारे में बताते हुए लकड़ी के महल से बाहर निकल गया। मुझे पता है कि तुम कित्सुन का सफाया करना चाहते हो। एलिमेंटल एम्प्रेस को अपने साथ ले जाओ और उनका सफाया कर दो। एलिमेंटल एम्प्रेस के पास एक विशेष थैला होगा जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जब भी तुम्हें इसकी जरूरत हो, अपनी ऊर्जा इसमें डाल देना और कित्सुन के शवों को इसमें रख देना। जंगली जंगल में कित्सुन का सफाया पूरा होने के बाद मैं सारा सामान इकट्ठा कर लूंगा। माइकल ने सन डेमोस को आदेश दिया, जिसने बड़ी तत्परता से जवाब दिया। मैं इसी क्षण का इंतजार कर रहा था, स्वामी। हमारे शहीद भाइयों का बदला लेने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं तुरंत ही एलिमेंटल एम्प्रेस को उठा लूंगा।
माइकल ने हल्की सी हंसी हंसते हुए सन डेमोस को फिर जवाब दिया, जासूसों पर ध्यान देना। मैं ब्लेयर ट्रेसर और उसकी टीम को उन कित्सुन को ढूंढने के लिए भेजूंगा जो भागकर जंगली जंगल में छिप जाएंगे। उन्हें मार गिराना सुनिश्चित करना। उन्हें दोबारा अपनी पुरानी शान हासिल करने का मौका मत देना। उनसे दोबारा लड़ना मुश्किल होगा। चलो काम को पूरी तरह से निपटाते हैं। इसके बाद माइकल ने ब्लेयर ट्रेजर को ढूंढा और उसे कित्सुन लॉर्ड के पूर्व क्षेत्र की जासूसी करने का मिशन सौंपा। उसे कित्सुन के ठिकाने का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने का काम दिया गया था कि उनमें से कोई भी भाग न सके। यह ध्यान देने योग्य था कि माइकल ने अभी तक कित्सुन लॉर्ड के पूर्व क्षेत्र पर दावा करने की योजना नहीं बनाई थी। फिलहाल उसके लिए केवल एक बस्ती ही पर्याप्त थी। सबसे पहले तो माइकल के पास 2 बस्तियों की रक्षा के लिए पर्याप्त रक्षक नहीं थे। उसकी सैन्य शक्ति में अभी तक 650 की संख्या भी पार नहीं हुई थी। इसमें आज के आह्वान सत्र में बुलाए गए नए योद्धा और तीरंदाज भी शामिल थे। भले ही सिगफ्रीड ड्रेकून के समर्थन से उसकी सैन्य शक्ति जल्द ही 1000 या 2000 सदस्यों से भी अधिक हो जाती, माइकल ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी प्रत्येक बस्ती पर हमला करना असंभव हो। इसलिए इस समय केवल एक ही बस्ती रखना बेहतर था। उसके पास अपनी मुख्य बस्ती का विस्तार करने के लिए जगह की कमी नहीं थी असल में। इसके अलावा अभी उसकी आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी। जब उसके क्षेत्र की आबादी कुछ लाख से ज्यादा हो जाएगी तब दूसरी बस्ती बसाना फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल माइकल को अगले कुछ महीनों में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं दिख रही थी। चूंकि माइकल को कित्सुन लॉर्ड के क्षेत्र की अभी तत्काल आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने उस क्षेत्र को जंगली जंगल के राक्षसों को वापस देने का फैसला किया। एक बार जब उसके क्षेत्र की आबादी काफी बढ़ जाएगी और उसके पास पर्याप्त युद्ध कौशल होगा तो वह जंगली जंगल के पश्चिमी भाग तक अपने क्षेत्र का विस्तार करेगा। लेकिन ये तो भविष्य ही बताएगा। माइकल को ठीक ठीक पता नहीं था कि वह अपने क्षेत्र का विस्तार कब करेगा। उन्हें कोई खास जल्दी नहीं थी। कई बस्तियों की रक्षा के लिए अपनी सेना फैलाने के बजाय कित्सुन लॉर्ड के लिए यह बेहतर था कि वह अपनी मुख्य बस्ती को तब तक विकसित करे जब तक कि कोई भी बुरे इरादे रखने वाला व्यक्ति बिना पकड़े गए और मौके पर ही मौत की सजा पाए बिना उसके पास न पहुंच सके। यही एक कारण था कि कित्सुन लॉर्ड माइकल से हार गया। उसका क्षेत्र विशाल था, लेकिन प्रत्येक बस्ती में केवल कुछ हजार रक्षक और दर्जनों जागृत सैनिक थे। कित्सुन लॉर्ड की पूरी युद्ध शक्ति में 50,000 से अधिक लड़ाकू सैनिक और लगभग 1000 जागृत सैनिक थे, लेकिन एक बार में उनके एक छोटे से हिस्से से निपटना कोई बड़ी समस्या नहीं थी, खासकर उनकी कमजोर युद्ध क्षमता के कारण। माइकल ने एलिमेंटल एम्प्रेस के पास जाकर थैला उन्हें सौंप दिया। कुछ ही देर बाद सन डेमोस और उनके अधीनस्थ भी वहां पहुंच गए। सभी लंबित कार्य पूरे होने के बाद माइकल ने टियारा को ढूंढा, लेकिन उसे पता चला कि वह अन्य लोगों के साथ बचे हुए कित्सुन का शिकार करने गई है। यह अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन अगर टियारा ने जाने से पहले माइकल को सूचित कर दिया होता तो उसे बेहतर लगता। वैसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। टियारा ठीक रहेगी और वह ये सुनिश्चित करेगी कि उसके अधीनस्थ भी सुरक्षित रहें। उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टियारा जल्द ही टियर 2 के मध्य रैंक तक पहुंच जाएगी। स्पिरिट विप प्राप्त करने के बाद उसकी युद्ध क्षमता भी श्रेष्ठ श्रेणी में आती है। माइकल थोड़ा चिंतित था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बचे हुए कित्सुन शक्तिशाली थे, बल्कि बचे हुए कित्सुन पूरी तरह से भटक चुके थे और शायद पहले से भी कहीं ज्यादा कमजोर थे। टियारा उन्हें आसानी से शिकार कर लेगी। किसी न किसी तरह माइकल को कित्सुन लॉर्ड के पूर्व क्षेत्र की यात्रा भी करनी ही थी। आखिरकार उसके खजाने लूटे जाने का इंतजार कर रहे थे।